सर ने। तो इस चैप्टर की स्टार्टिंग होती है गांधी जी से, जो कि दिसंबर 1916 में लखनऊ में कांग्रेस का एक एनुअल कन्वेंशन अटेंड कर रहे थे। वहीं पर उनसे मिलने एक गरीब किसान आता है। उस गरीब किसान का नाम होता है राजकुमार शुक्ला। राजकुमार शुक्ला एक बहुत ही डिटरमाइंड व्यक्ति रहता है। वह चंपारण में रहता था। चंपारण बिहार में एक जिला है। तो वह गांधी जी को अपने साथ ले जाना चाहता था चंपारण में। तो इसके लिए वह लखनऊ में जाता है, लेकिन वहां पर गांधी जी से नहीं मिल पाता है, क्योंकि गांधी जी बहुत ही ज्यादा बिजी होते हैं और उनकी जो अगली सेमिनार होती है वह कानपुर में होता है। तो इसके लिए गांधी जी कानपुर चले जाते हैं। तो राजकुमार शुक्ला भी उनके पीछे पीछे कानपुर चला जाता है, लेकिन वहां पर भी उनकी मुलाकात नहीं होती है। तो फिर गांधी जी अपने अहमदाबाद के आश्रम में जाते हैं। तो वहां पर राजकुमार शुक्ला की गांधी जी से पहली बार मुलाकात होती है। तो राजकुमार शुक्ला चाहता था कि गांधी जी उसके साथ चले, उसको एक फिक्स्ड डेट दे दे उसके साथ चलने के लिए। तो गांधी जी बोलते हैं, मैं अभी थोड़ा बिजी हूँ, मैं आपसे कलकत्ता में मिलता हूँ, वहां पर कांग्रेस का हमारा अगला सेमिनार है। फिर गांधी जी कलकत्ता चले जाते हैं। उनके पीछे पीछे राजकुमार शुक्ला भी वहां पहुंच जाता है, लेकिन गांधी जी थोड़े बिजी होते हैं। तो राजकुमार शुक्ला उनके फ्री होने का इंतजार करता है। उसके बाद गांधी जी एंड राजकुमार शुक्ला दोनों एक साथ चंपारण की ओर निकल जाते हैं। सबसे पहले दोनों पटना जाते हैं, जहां पर राजकुमार शुक्ला गांधी जी को राजेंद्र प्रसाद के घर में ले जाते हैं। राजेंद्र प्रसाद एक वकील रहते हैं। तो राजेंद्र प्रसाद घर पर नहीं होते हैं। तो उनके नौकर जो है राजकुमार शुक्ला को जानते थे कि वह एक किसान है, वह एक अनटचेबल है। तो वह राजकुमार शुक्ला और गांधी जी को दोनों को समझ लेते हैं कि ये वह एक अनटचेबल है, इसलिए नौकर जो है दोनों को जमीन पर बैठाते हैं। और जब गांधी जी कुएं से पानी निकालने जाते हैं तो नौकर उन्हें कुएं से पानी निकालने के लिए भी मना कर देते हैं। वह सोचते हैं कि वह एक अनटचेबल है और वह गांधी जी को जानते भी नहीं थे। तो फिर गांधी जी पहले मुजफ्फरपुर जाने का प्लान करते हैं, क्योंकि गांधी जी चाहते थे कि चंपारण में जाने से पहले वहाँ की सारी हकीकत को जान ले। तो मुजफ्फरपुर पर प्रोफेसर जेबी कृपलानी आर्ट कॉलेज से अपने स्टूडेंट के साथ गांधी जी का बहुत अच्छे से स्वागत करते हैं। गांधी जी 2 दिन प्रोफेसर मलकानी के घर पर रुकते हैं। प्रोफेसर मलकानी गवर्नमेंट स्कूल के टीचर हैं। तब तक चंपारण में खबर पहुंच चुकी थी कि गांधी जी आ रहे हैं। तो तभी वकीलों का एक दल गांधी जी से मिलने आता है और गांधी जी को बताते हैं कि वहाँ पर एक्चुअल क्या सिचुएशन है। गांधी जी उन वकीलों को थोड़ा डांटते भी हैं, क्योंकि वह गरीब किसानों से बहुत ज्यादा फीस वसूल रहे थे। चंपारण जिले की ज्यादातर उपजाऊ जमीन अंग्रेजों के पास थी और वहाँ पर भारतीय किसान काम किया करते थे। तो उन भारतीय किसानों को अपनी 15% जमीन पर नील की खेती करना अनिवार्य था। जो भी फसल होता था वह उन्हें अंग्रेजों को देना होता था। तो यह ओल्ड एग्रीमेंट था। लेकिन जैसे ही 1917 में जर्मनी में एक नई टेक्नोलॉजी से सिंथेटिक इंडिगो को डेवलप करती है, तो मार्केट में एक रिवॉल्यूशन सा आ जाता है। जो खेती करके इंडिगो उगाई जाती थी वह सिंथेटिक इंडिगो जो उससे बहुत ज्यादा जो सस्ते थे। तो इस पर उन ब्रिटिशर्स को लग जाता है कि अब इंडिगो की खेती उनकी किसी काम की नहीं है। तो वह उन किसानों को एक नया एग्रीमेंट साइन करवाते हैं। नए एग्रीमेंट में था कि ब्रिटिशर्स बोलते हैं, किसानों को बोलते हैं कि हम आपको अब नील की खेती से मुक्त करते हैं, लेकिन उसके लिए आपको जो है मुआवजा देना होगा। तो जो भोले किसान रहते हैं उन अंग्रेजों की बात मानकर उस एग्रीमेंट में साइन कर देते हैं और कुछ किसान पैसे भी दे देते हैं। लेकिन बाद में उन किसानों को पता चलता है कि या तो उनके साथ धोखा हुआ है। फिर वह चाहते थे कि उनको उनके सारे पैसे वापस मिल जाए। फिर गांधी जी ब्रिटिश ऑफिशियल कमिश्नर से मिलते हैं, लेकिन वहाँ वो भी गांधी जी को मदद करने से इनकार कर देता है। वह उल्टा बोलता है, आप यहाँ से चले जाइए, आपकी इसी में भलाई है। लेकिन गांधी जी उसके आदेश की पालना नहीं करते हैं। वह मोतिहारी की तरफ चल देते हैं। गांधी जी चंपारण पहुँचते हैं, जिसका कैपिटल मोतिहारी रहता है। पर वह एक हाउस को अपना हेडक्वार्टर बनाते हैं, जहाँ से वो आगे की प्रोसेस को करने वाले थे। कुछ दिनों बाद वहीं पर उनको एक खबर मिलती है, पासी के एक फार्मर पर ब्रिटिशर ने मैल ट्रीट किया है, मतलब उसको हैरास किया है। इस खबर को सुनते गांधी जी जो है उस लोकेशन पर चलने के लिए तैयार हो जाते हैं। तभी बीच रास्ते पर पुलिस आती है और गांधी जी को नोटिस थमाती है, आप चंपारण को छोड़ दीजिए। तो उस नोटिस को गांधी जी पूरी तरह डिसओबे कर देते हैं, जिसके कारण गांधी जी को अगले दिन कोर्ट में जो है प्रेजेंट होना पड़ता है। जब गांधी जी कोर्ट जाते हैं तो देखते हैं कि कोर्ट के बाहर बहुत ही ज्यादा भारी भीड़ लगी हुई है। वह भीड़ जो है फार्मर्स और पीजेंट के थे और वह देखते हैं कि जो ब्रिटिशर्स रहते हैं वह उन लोगों
लोगों को काबू नहीं कर पाते हैं, तो ब्रिटिशर्स को हेल्प लेनी पड़ती है गांधी जी की उस भीड़ को काबू करने के लिए। गांधी जी जो भीड़ में उत्साह और जोश था उसको देखकर बोलते हैं कि यही क्वालिटीज हमारे इंडियंस के लोगों के अंदर होनी चाहिए, जिससे ब्रिटिशर से हमको फ्रीडम मिल पाएगा। तो उस भारी भीड़ को देखकर जो ब्रिटिश ऑफिसर्स रहते हैं वह पूरी तरीके से चकरा जाते हैं। तो वह उस भीड़ को देखकर वह जज से बोलते हैं कि इस ट्रायल को पोस्टपोन कर दिया जाए। तो जज इस बात को मान जाता है, लेकिन गांधी जी को यह अच्छा नहीं लगता है। वह बोलते हैं कि इसको ये पोस्टपोन नहीं होना चाहिए। गांधी जी खुद को बोलते हैं कि वह बहुत ही ज्यादा जो है गिल्टी है, क्योंकि उन्होंने उस नोटिस को डिसोबे किया है। वह यह बात दो रीजंस की वजह से बोलते हैं। पहला कि वह इंडियंस के सामने जो है एक लॉ ब्रेकर का इमेज नहीं बनना चाहते थे। दूसरा कि वह उन लोग को यह संदेश देना चाहते थे कि हमें अपने देश के नेशनल लॉ और हमें अपने देश के प्रति सर्विस देना चाहिए। फिर उसके बाद वो अपने पेनल्टी के लिए भी जज से बोलते हैं। तो जज बोलते हैं कि अभी वह 2 घंटे के लिए ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद गांधी जी को पेनल्टी के बारे में बताएंगे। और जज बोलते हैं कि गांधी जी को 2 घंटे के लिए बेल देना पड़ेगा। तो गांधी जी उस बेल को भी देने के लिए मना कर देते हैं, जिसके बाद क्या होता है, जज उनको बिना बेल के ही रिलीज कर देता है। फिर कुछ दिनों बाद गांधी जी राजेंद्र प्रसाद, ब्रिज किशोर बाबू, मौलाना मजहरुल हक और बहुत सारे अलग प्रोमिनेंट लॉयर को अपने पास बुलाते हैं। वह गांधी जी वह लोग से पूछते हैं कि अगर मुझे जेल हो जाएगा तो तुम लोग क्या करोगे। पहले तो राजेंद्र प्रसाद जो रहते हैं वह बोलते हैं कि अगर आपको जेल हो जाएगा तो हम लोग घर चले जाएंगे। तो यह बात सुनकर गांधी जी जो है थोड़ा सा उदास हो जाते हैं, लेकिन कुछ देर बाद लॉयर्स और राजेंद्र प्रसाद थोड़ा सा वापस विचार करते हैं। राजेंद्र प्रसाद और बाकी सब आपस में बातचीत करते हैं कि एक तरफ गांधी जी हैं जो कि यहाँ के निवासी नहीं है और वो बाहर से आए हैं और वो हम लोग को न्याय दिलाने के लिए इतना अधिक मेहनत कर रहे हैं, और एक तरफ हम लोग हैं जो कि यहीं के निवासी हैं और हम ही लोगों ने इन फार्मर्स से और पीजेंट से वादा किया था कि हम इनको न्याय जरूर दिलाएंगे, और अगर हम लोग मेहनत करना छोड़ देंगे तो इससे अधिक शर्मसार वाली बात तो होगी ही नहीं। तो इसलिए वह बोलते हैं कि अगर गांधी जी को जेल हो जाएगी तो वह लोग भी जेल चले जाएंगे। यह बात सुनकर गांधी जी जो है मुस्कुराते हैं और बोलते हैं द बैटल ऑफ चंपारण इज वॉन। और ये फर्स्ट टाइम था गांधी जी के सिविल डिसओबीडिएंट मूवमेंट की स्टार्टिंग हुई थी। इसके कुछ दिनों बाद बहुत सारे एविडेंसेस इकट्ठा किए गए अगेंस्ट द लैंडलॉर्ड, और गांधी जी जाते हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर सर एडवर्ड गेट के पास और उनसे जो पूरे एग्रीमेंट था और जितना फार्मर्स को हैरेस और क्रिटिसाइज किया गया था वह सारी बातें सर एडवर्ड गेट से बताते हैं, जिसके कारण एक ऑफिशियल कमिश्नर ऑफ इंक्वायरी फॉर्म होती है। इस कमीशन में एक तरफ लैंडलॉर्ड थे और एक तरफ गवर्नर ऑफिशियल थे और तीसरी तरफ गांधी जी थे जो उन अकेले प्रेजेंट को रिप्रेजेंट कर रहे थे। तो उस दौरान गांधी जी चंपारण में पूरे 7 महीने के लिए रहते हैं और बहुत सारे प्रॉपर अनवैलिड प्रूफ को एविडेंसेस को देखने के बाद जो कमीशन आती है इस नतीजे पर आती है उन फार्मर्स को रीपेमेंट किया जाएगा, मतलब 100% रीपेमेंट किया जाएगा। लेकिन गांधी जी बोलते हैं कि नहीं, उनको सिर्फ 50% ही रीपेमेंट चाहिए। लेकिन फिर जो लैंडलॉर्ड रहते हैं वह बोलते नहीं, वह सिर्फ 25% ही देंगे। वह लोग ऐसा इसलिए बोलते हैं क्योंकि वह जो जमीन था वह लैंडलॉर्ड का था, इसलिए वह बोलते हैं कि हम आपको सिर्फ 25% ही देंगे। लेकिन वह 25% को भी गांधी जी मान लेते हैं।